हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी चैनल पर। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका सही तरीके से एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस स्टॉक को कितने समय तक के लिए रखना चाहते हैं और उससे कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक खरीदकर उसी दिन बेचना चाहते हैं यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या फिर कुछ दिन होल्ड करके बेचना है यानी डिलीवरी ट्रेडिंग करनी है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। और अगर आपको स्टॉक को लंबे समय तक यानी 1-2 साल, 5 साल, 10 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहले ही मैंने अपने चैनल पर बेस्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई है, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए। साथ ही अगर हम थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, तो हमें और अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं आपको हमारी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस की टेक्निक बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप उस टेक्निक को पूरी तरीके से समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए टॉप 10 पैरामीटर्स है जो मैं हमेशा देखता हूँ और इन पैरामीटर्स में अगर कोई कंपनी या फिर कोई स्टॉक फिट होता है तो उस स्टॉक में हमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला पैरामीटर हमारा है ईपीएस ग्रोथ। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी प्रति शेयर हर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये इन्वेस्टर्स के लिए ये जानने में मदद करता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिट मेकिंग है। अगर ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। अगर पिछले साल कंपनी का ईपीएस 10 रुपए था और इस साल 12 हो गया, तो ईपीएस में 20% की ग्रोथ हुई है। तो मैं अपने एनालिसिस में हमेशा देखता हूँ कि ईपीएस की जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम 15% की होनी चाहिए। सेकंड पैरामीटर है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ हमें ये दिखाता है कि कंपनी के सेल में कितनी फास्ट ग्रोथ हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले साल 1000 करोड़ रुपए थी और इस साल 1200 करोड़ रुपए हो गई, तो सेल्स ग्रोथ में 20% की ग्रोथ हो गई। तो मैं एनालिसिस करते समय कम से कम 10 से 15% की सेल्स ग्रोथ देखता हूँ। थर्ड पैरामीटर है हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि पी रेशियो। इससे हम ये जान सकते हैं कि किसी भी कंपनी का स्टॉक उसकी कमाई के मुकाबले कितना महंगा है या फिर सस्ता है। पी रेशियो का कम होना शेयर को सस्ता और पी रेशियो का ज्यादा होना शेयर महंगा है, ये बताता है। इस पी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी की मार्केट प्राइस चल रही है 150 रुपीज और उसकी अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज, सो उसका पी रेशियो आता है 15। मैं एनालिसिस करते समय पी रेशियो 10 to 20 के बीच में देखता हूँ। फोर्थ पैरामीटर है हमारा प्राइस टू बुक रेशियो, यानी कि पीबी रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो ये बताता है कि कंपनी के नेट असेट्स के मुकाबले उसके स्टॉक की कीमत क्या है। एक अच्छा प्राइस टू बुक रेशियो 1 के आसपास होना चाहिए और इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। यानी कि अगर स्टॉक की कीमत 150 रुपीज है और उसकी बुक वैल्यू 100 रुपीज है, तो 150 डिवाइड बाय 100, इसका पीबी रेशियो हो गया 1.5। मैं एनालिसिस करने के लिए पीबी रेशियो 1 के आसपास देखता हूँ। फिफ्थ पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने कर्ज के ऊपर कितनी डिपेंड है। कम डी रेशियो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल बनाता है। इसके लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की डेट है 500 करोड़ और उस कंपनी की टोटल इक्विटी है 1000 करोड़, सो इसका डी रेशियो हो गया 0.5। मैं एनालिसिस करने के लिए डी रेशियो 0.5 to 1 के बीच में देखता हूँ। आगे जाने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। जीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें। सिक्स पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई ये दिखाता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के फंड का कितना अच्छी तरीके से यूज कर रही है और उसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। एग्जाम्पल, अगर कंपनी 1000 करोड़ रुपए के कैपिटल पे 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, तो आरओई हो गया 15%। मैं एनालिसिस करते समय कम से कम 15% से ऊपर का आरओई देखता हूँ। सेवेंथ पैरामीटर है करंट रेशियो। करंट रेशियो ये बताता है कि कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म डेट को चुकाने की कितनी कैपेसिटी है और इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर कंपनी के पास 300 करोड़ रुपए की असेट्स है और 150 करोड़ की लायबिलिटीज है,
तो इसका करंट रेशियो 2 हो जाएगा। मैं एनालिसिस करते समय कम से कम 1.5 से 2 के बीच का करंट रेशियो देखता हूँ। 8th पैरामीटर है डिविडेंड यील्ड एंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड यील्ड और पे आउट रेशियो ये दिखाते हैं कि कंपनी अपने कमाई का कितना हिस्सा इन्वेस्टर के साथ बांट रही है। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक की कीमत 100 रुपए है और कंपनी 4 रुपए का डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड यील्ड 4% का हो जाएगा। मैं एनालिसिस करते समय कम से कम 3 से 6% के बीच में डिविडेंड यील्ड देखता हूँ और पे आउट रेशियो 30 to 50% तक का देखता हूँ। 9th पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो यानी कि FCF। ये FCF हमें ये दिखाता है कि कंपनी के पास खर्चों को कवर करने के बाद कितना कैश बच रहा है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास 500 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है और 100 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी कर रही है तो FCF 400 करोड़ रुपए हो जाएगा। मैं एनालिसिस करने के लिए हमेशा पॉजिटिव FCF देखता हूँ और उसमें ग्रोथ देखता हूँ। 10th पैरामीटर है PEG रेशियो। PEG रेशियो को कंपनी के प्रॉफिट के ग्रोथ से कंपेयर करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PE रेशियो डिवाइड बाय एनुअल EPS ग्रोथ रेट। एग्जाम्पल, अगर कंपनी का PE रेशियो है 20 और प्रॉफिट ग्रोथ है 20%, तो 20 डिवाइड बाय 20% इज इक्वल टू 1। सो PEG रेशियो हो गया 1। मैं एनालिसिस करने के लिए हमेशा एक या फिर उससे कम का PEG रेशियो देखता हूँ। तो दोस्तों, ये थी फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही होता है। लेकिन ये सभी पैरामीटर्स सही होने के बावजूद भी कंपनियों के शेयर्स कभी-कभी बढ़ते नहीं है और इसका एक कारण है लैक ऑफ अट्रैक्शन। अगर इन्वेस्टर्स का ध्यान किसी दूसरे सेक्टर या फिर बिजनेस की तरफ है तो अच्छे शेयर इग्नोर हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स का उस कंपनी में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी होता है, तो ही जाके वो स्टॉक्स आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर हम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर शेयर को खरीदते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस भी देखना बहुत जरूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कोई भी स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या होता है, यानी कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। आमतौर पर कोई भी अच्छा स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में होता है और इस अप ट्रेंड को पहचानने के लिए हम 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का उपयोग करते हैं और वो 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है 100, 50 और 20। 50, 20 और इसके ऊपर प्राइस, ये सेटअप इस तरीके से क्रिएट होता है तो इस सीक्वेंस को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है, जब ऊपर 100, नीचे 50 और उसके नीचे 20 और उसके नीचे प्राइस, ये सीक्वेंस अगर क्रिएट हो तो इस सीक्वेंस को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस का डिस्टॉर्शन होता है, मतलब मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के बीच में होते हैं या फिर प्राइस इनके बीच में होती है, तो इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। यहाँ पे जनरली एंट्री नहीं की जाती। मूविंग एवरेज से ट्रेंड कैसे पहचानते हैं और इनके क्रॉसओवर से कैसे एंट्री एग्जिट ली जा सकती है, ये डिटेल में मैंने अपनी मूविंग एवरेज की वीडियो में सीखा हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मूविंग एवरेजेस को डिटेल में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रिलायंस का चार्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें उस कंपनी का मंथली चार्ट देखना चाहिए और यहाँ पे टाइम फ्रेम में जाके जब आप यहाँ पे 1 मंथ को सिलेक्ट करेंगे तो ये चार्ट इस तरीके से ओपन होगा। ये रिलायंस का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में हमें दिख रहा है कि 100, 50 और 20 इसके ऊपर प्राइस चल रही है, यानी कि रिलायंस का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में है। ये 20 का मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, 50 का मूविंग एवरेज मिड टर्म ट्रेंड है और 100 का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। प्राइस इन मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट हमेशा टेस्ट करती है। जैसे मूवमेंट होती रहती है तो ये इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेती है और ऊपर बाउंस होती है। इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकती है, जैसे कि अप ट्रेंड में अगर ये समझो करेक्शन लेने के लिए नीचे आ गई तो इस सपोर्ट को ब्रेक भी करती है। लेकिन ये सपोर्ट को भी ब्रेक किया तो इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो ब्रेक हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन मिड टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी तक बरकरार है। और अगर ये 50 के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मिड टर्म ट्रेंड खत्म हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बरकरार है। जब तक ये 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहेगी तब तक ये ट्रेंड जो है ये ट्रेंड बरकरार होता है और जैसे ही ये 100 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ब्रेक करके नीचे आती है तो ये अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये हम कह सकते हैं और वहां से हमें एग्जिट करनी चाहिए। जब तक प्राइस 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहेगा। हम अगर पिछले 20 साल का रिलायंस का चार्ट देखेंगे, 2008 से लेकर 2016 तक रिलायंस कंसोलिडेशन में था, साइडवेज ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन 2016 के बाद जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रिलायंस में आया है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जब तक प्राइस 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं HDFC बैंक, और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 100, 50, 20 इसके ऊपर प्राइस चल रही है। इसका मतलब HDFC का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में ही है। बीच बीच में ये नीचे आया था लेकिन 50 और 20 का सपोर्ट लेके ये फिर से ऊपर की तरफ चला गया। सो 20, 50 और 100 के मूविंग एवरेजेस बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं। अगर आपके पास वो स्टॉक पहले से है और ये 50 या फिर 20 का सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो आप इसमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इतना सिंपल ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, इतनी सिंपल ये टेक्निक है
अगर हम फंडामेंटल्स के साथ उस कंपनी के टेक्निकल्स भी देखते हैं, तो इससे हमें और भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। moneycontrol.com, skinner.in, tickertape, टीटी मार्केट्स, बीएसई इंडिया, एनएसई इंडिया एंड investing.com ये कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है जहाँ पे हम कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।